रिप्रोडक्शन, रिप्रोडक्शन क्या है इसको समझ चुके हैं, इसमें किसी को कोई दिक्कत? रिप्रोडक्शन कितने प्रकार के होते हैं? 2 प्रकार के होते हैं, इसमें कोई दिक्कत किसी को? बैठिए। एक होता है आपको सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, क्या होता है? सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। दूसरा होता है असेक्सुअल रिप्रोडक्शन, असेक्सुअल रिप्रोडक्शन, ठीक है। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन किसे कहते हैं, असेक्सुअल रिप्रोडक्शन किसे कहते हैं, यहाँ पे आप लोग जान चुके हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है किसी को। अब देखिए बाबू, माइक लगा दे, लाइट नहीं है, लाइट तो मिले। चलिए ध्यान दीजिए। हेलो 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 हेलो, हेलो, ठीक आ रहा है। तो देखिए बउआ, हम लोग यहाँ पर कल समझे थे आप लोग कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्या है, समझ चुके थे। कोई दिक्कत इसमें किसी को? अब सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में किसी को कोई दिक्कत? उसके बाद असेक्सुअल रिप्रोडक्शन किसे कहते हैं, ये भी समझ चुके थे, इसमें भी किसी को कोई दिक्कत नहीं है। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का एग्जांपल भी समझ चुके थे, कौन कौन ऐसे जीव है जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करते हैं, ये भी समझ चुके थे। दूसरा पॉइंट हम लोग के असेक्सुअल रिप्रोडक्शन में कौन कौन से ऑर्गेनिज्म भाग लेते हैं, मतलब कौन कौन से ऑर्गेनिज्म है जो असेक्सुअल रिप्रोडक्शन करते हैं, इसको भी जान चुके हैं, इसमें भी किसी को कोई दिक्कत नहीं है। अगला पॉइंट रहा कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का कोई भेद नहीं होता है, मतलब सेक्सुअल रिप्रोडक्शन एक ही होता है, लेकिन असेक्सुअल रिप्रोडक्शन कई प्रकार के होते हैं। असेक्सुअल रिप्रोडक्शन कई प्रकार के होते हैं, इनको एक बार हम लोग देख लेते हैं। जैसे असेक्सुअल रिप्रोडक्शन कौन कौन सा होता है? पहला आपको बाइनरी फिजन होता है, दूसरा मल्टीपल फिजन, तीसरा फ्रेगमेंटेशन, चौथा बॉडिंग, पांचवा स्पोर फॉर्मेशन, छठा आपको हो जाएगा रीजेनरेशन एंड वेजिटेटिव प्रोपगेशन। सभी को तो बता चुके हैं, लेकिन एक बार हम चर्चा करेंगे, ठीक है। सबसे पहला आपका पॉइंट है बाइनरी फिजन। बाइनरी फिजन क्या है? बाइनरी फिजन एक ऐसी प्रक्रिया है जिसके द्वारा कोई किस प्रकार का जीव, ये बताइए, एक कोशिकीय या द्विकोशिकीय नहीं कहा जाएगा, बहुकोशिकीय कहा जाता है, लेकिन यहाँ बाइनरी फिजन एक ऐसी प्रक्रिया है जिसके द्वारा एक कोशिकीय जीव टूटता है और टूटने के बाद 2 भाग में बढ़ता है, अर्थात वो खुद टूटता है तो 2 नए जीव का निर्माण करता है, उसको क्या कहते हैं? बाइनरी फिजन। इसमें एग्जांपल में कौन सा हो जाएगा बताइए? अमीबा भी हो सकता है, पैरामीशियम भी हो सकता है। दूसरा आपको लिखाए थे मल्टीपल फिजन। मल्टीपल फिजन किसे कहते हैं? यह एक ऐसी प्रक्रिया है जिसके द्वारा एक कोशिकीय जीव टूटता है और टूटने के बाद एक नहीं बल्कि एक से अधिक कई सारे नए जीव का निर्माण कर देता है, इसको कहते हैं मल्टीपल फिजन। मल्टीपल से भी समझ में आ रहा है, मल्टीपल माने बहुत सारा, ठीक है, तो इसको कहते हैं मल्टीपल फिजन। इसमें भी आपको हाइड्रा वगैरह आ जाएगा। जैसे हाइड्रा को देखिए, पैर के नीचे अगर पड़ गया, अगर मान लीजिए कोई चीज से टूट गया, अगर वो 7-8 भाग में टूट गया, तो अगर 7 भाग में टूटा है, 7 भाग में टूटा है, तो सातों क्या होगा? सातों को सातों एक नया हाइड्रा बन जाएगा। सातों जो उसका पार्ट होगा, प्रत्येक पार्ट एक नया हाइड्रा का निर्माण करेगा। कोई दिक्कत? तो मल्टीपल फिजन में किसी को कोई प्रॉब्लम? तीसरा आपको पॉइंट है फ्रेगमेंटेशन। यह एक ऐसी प्रक्रिया है जिसके द्वारा क्या होता है कि कोई बहुकोशिकीय स्वयं विखंडित होता है, मतलब स्वयं टूट करके नए
जीवों का निर्माण कर लेता है। ठीक है, इसमें एग्जाम्पल आप ईस्ट को दे सकते हैं। एग्जाम्पल किसको दे सकते हैं? ईस्ट को। ठीक है, अगला पॉइंट है बॉडी जी। ईस्ट भी हो जाएगा, वो भी हो जाएगा, ऐसा बात नहीं। बॉडी एक ऐसी प्रक्रिया है जिसके द्वारा बहुकोशिकीय सूक्ष्म जीव उसके शरीर के किसी भाग पर मतलब एक कलिका का निर्माण होता है और इसी से धीरे धीरे क्या होता है, यह कलिका धीरे धीरे अलग हो जाता है। जैसे आप लोग को इमेज बना के हम दर्शाए थे, क्या होता है कि उसके बॉडी पर एक कलिका का निर्माण होता है, मतलब एक बॉड का निर्माण होता है और धीरे धीरे क्या होता है, उस बॉडी से अलग हो जाता है और जब वो अलग होता है तो नया जीव का निर्माण कर लेता है। क्या कर लेता है? नया जीव का निर्माण कर लेता है। ठीक है, इसमें एग्जांपल क्या दे सकते हैं आपको? इसमें भी दे सकते हैं, पैरामीशियम भी दे सकते हैं। ठीक है, आगे है आपको रीजेनरेशन। रीजेनरेशन जैसे मान लीजिए मैं हाइड्रा का एग्जांपल बताया हूं कि हाइड्रा टूटने के बाद उसका 7 गो अगर भाग है तो 7वां भाग क्या कर लेता है, एक नया हाइड्रा का निर्माण कर लेता है। तो इसका मतलब क्या होगा? मान लीजिए यार एक कितना बड़ा हाइड्रा है, अगर इस 7 भाग में टूट गया, या मान लेते हैं 1 2 3 4, 1 2 3 4, 4 भाग में टूट गया तो ये 4 हाइड्रा का निर्माण कर लेगा। प्रत्येक भाग क्या करेगा, एक नया हाइड्रा बनाएगा। तो यह जो भाग है फिर से नया हाइड्रा का निर्माण कर रहा है, माने रीजेनरेट हो रहा है। क्या हो रहा है? रीजेनरेट हो रहा है, माने दोबारा बन रहा है। तो इसी को हम लोग क्या करते हैं? रीजेनरेशन करते हैं। क्या कहते हैं? रीजेनरेशन। स्पोर फॉर्मेशन में आ जाएगा, जैसे आदि वगैरह हो गया, आलू हो गया, चाहे आप इसको ले सकते हैं एक और हल्दी हो गया, इस सब का देखिएगा बॉडी के ऊपर निकलता है, उसी टाइप का स्पोर्स होता है और उस स्पोर्स से ही नए जीव का निर्माण होता है। इस तरह के जो प्रक्रिया होते हैं जो असेक्सुअल रिप्रोडक्शन का, उसको हम लोग क्या कहते हैं? स्पोर फॉर्मेशन कहते हैं। फिर इसके बाद है अगला पॉइंट वेजिटेटिव प्रोपगेशन। वेजिटेटिव प्रोपगेशन एक अलैंगिक जनन की प्रक्रिया है जो क्या होता है, सिर्फ क्या चीज में होता है? वनस्पति में होता है। सिर्फ कौन चीज में होता है? वनस्पति वगैरह में होता है। ठीक है, इसमें ज्यादातर बात नहीं करेंगे। अब एक पॉइंट और बात करके तब हम फेज के बारे में बात करेंगे। ठीक है, जैसे जुवेनाइल फेज होता है और रिप्रोडक्टिव फेज होता है, कंसेशन फेज होता है, 3 ठो फेज होता है। इसको चर्चा करेंगे। उससे पहले हम एक बार बात करते हैं सेल डिवीजन पे। सेल डिवीजन में किसी को कोई दिक्कत नहीं है? सेल डिवीजन में एक आप पॉइंट को आपको पढ़ाए थे पॉइंट सेल डिवीजन। ठीक है, सेल डिवीजन मतलब कोशिका विभाजन। क्या पढ़ाए थे? कोशिका विभाजन। ठीक है, एक रोडाल्फ विर्चो नामक एक वैज्ञानिक, रोडाल्फ विर्चो नामक वैज्ञानिक के द्वारा सबसे पहले बताया गया था कि पुरानी कोशिका से नए कोशिका का निर्माण होता है। अगर मान लीजिए यहाँ एक कोई पुरानी कोशिका है, पहले से एक कोशिका उपलब्ध है, तो इस कोशिका से एक नए कोशिका का न्यू सेल का फॉर्मेशन होता है। न्यू सेल का फॉर्मेशन होता है। यह बात हमें कहां से पता चला, किनके द्वारा पता चला? तो सबसे पहले रोडाल्फ विर्चो। कौन, क्या चीज नाम था? रोडाल्फ विर्चो नामक वैज्ञानिक के नाम से हमें सबसे पहले पता चला था कि कोशिका जो होता है उससे किसी नए कोशिका का फॉर्मेशन होता है। कोई दिक्कत यहाँ तक किसी को? यहाँ तक किसी को कोई प्रॉब्लम? अब देखिए, कोशिका विभाजन ऐसे तो होता है 3 प्रकार के, लेकिन मुख्य रूप से हम लोग को कितना जानना है? 2 जानना है, समसूत्री और अर्धसूत्री। समसूत्री कोशिका विभाजन और अर्धसूत्री कोशिका विभाजन, मतलब माइटोसिस एंड मियोसिस। अब देखिए, इसमें समसूत्री कोशिका विभाजन किसे कहते हैं सबको पता होगा, इसमें कुछ खास चर्चा करने की जरूरत नहीं है। मतलब वो ऐसी कोशिका विभाजन जिसके दौरान समान कोशिका का निर्माण हो, मतलब जितनी कोशिका की आवश्यकता है उतनी ही कोशिका की निर्माण हो, तो इस प्रक्रिया को क्या कहते हैं हम? समसूत्री कोशिका विभाजन। और अर्धसूत्री कोशिका विभाजन एक ऐसी प्रक्रिया है जिसके द्वारा आधे कोशिका का निर्माण होता है, अर्धसूत्री कोशिका विभाजन कहलाता है। एग्जाम्पल स्वरूप दे सकते हैं कि मान लीजिए हाथ कटेगा तो वहां पे कौन सा विभाजन होगा? समसूत्री। अगर नए बर्थ हो रहा है, किसी व्यक्ति का जन्म हो रहा है, तो वहां जाइगोट वगैरह में जो फॉर्मेशन होता है वहां पे कौन सा होता है? अर्धसूत्री विभाजन। ठीक है, कोई दिक्कत? अब देखिए,
एक बात आती है कि ह्यूमन बॉडी जो होता है या किसी भी जंतु की बात करें, ह्यूमन बॉडी हो या कोई जंतु की बात करें, तो इसके शरीर में कब तक, कहने का अर्थ कब तक समसूत्री विभाजन होते रहता है। तो यहाँ दो चीज याद रखिएगा। एक पहला चीज कि उसके शरीर में लाइफ टाइम समसूत्री विभाजन होता है। कब तक होता है? लाइफ टाइम। लाइफ टाइम मतलब उसके जीवन अवधि जितना है, उस टोटल जीवन अवधि में, मतलब जन्म लेने के दिन से मरने के दिन तक, जब तक वो लिविंग रहेगा तब तक उसके शरीर में डिवीजन होगा। कौन सा डिवीजन? समसूत्री विभाजन, मतलब माइटोसिस डिवीजन। परंतु बात यह होता है कि जब उसका एज ओवर हो जाता है, मतलब 40 इयर्स, 40 वर्ष से जब ज्यादा एज हो जाता है, तो समसूत्री विभाजन का जो क्षमता होता है वो काफी कम हो जाता है। और इसी कारण बस अगर 40 वर्ष से कम एज वाले किसी व्यक्ति का हाथ टूट जाए या हाथ कट जाए तो होने वाला घाव काफी जल्दी ठीक हो जाता है। लेकिन जब इससे ज्यादा एज वाले व्यक्ति का अगर हाथ कटे, पैर टूटे या इस तरह का कोई घाव हो जाए तो काफी धीरे धीरे ठीक होता है, क्योंकि उस समय समसूत्री विभाजन की क्षमता कम हो जाता है। सर इसकी कैपेसिटी मतलब कम हो जाती है, उसका जो जल्दी जल्दी नहीं हो पाता है। अब आपको बताए थे कितना हो मेडिसिन लीजिए, लेकिन समसूत्री कोशिका विभाजन नहीं होगा तो घाव थोड़ी भरेगा, क्योंकि वहां जो सेल कट गया है, जो सेल मर गया है, वहां पे नया सेल चाहिए। तो नया सेल का निर्माण कहां से होगा? पुराना सेल से ही होगा। होगा कैसे? तो समसूत्री विभाजन के द्वारा ही होगा। किसके द्वारा होगा? समसूत्री कोशिका विभाजन के द्वारा ही होगा। तो हम मेडिसिन पहले ही लेते हैं, लेकिन मेडिसिन डायरेक्ट हमारे घाव को ठीक नहीं करता है, वो समसूत्री कोशिका के विभाजन की प्रवृत्ति को, टेंडेंसी को बढ़ा देता है, उसकी क्षमता को बढ़ा देता है। यहाँ तक कोई दिक्कत? एक इसका हानि हम बताए थे कि समसूत्री कोशिका विभाजन यदि अपने अस्तित्व को नहीं, अपने जो काउंटिंग को मतलब खो दे, या मतलब कहने का अर्थ है कि कंट्रोल में नहीं रहे, लिमिट से अधिक अगर समसूत्री विभाजन होने लगे तो यह कैंसर होने का कारण बन जाता है। मतलब ज्यादातर समसूत्री कोशिका विभाजन होने से कैंसर रोग हो सकता है। तो कभी कभी क्वेश्चन आता भी है कि कैंसर रोग किस कोशिका विभाजन के कारण होता है? तो समसूत्री कोशिका विभाजन के कारण होता है। कोई दिक्कत यहाँ तक किसी को? अब देखिए, इसके बाद हम बात करते हैं आपको फेज पर। कौन सा फेज? तो फेज इन द साइकिल, मतलब लाइफ हम लोग का जो होता है, इस लाइफ साइकिल के फेज के बारे में बात करते हैं। ह्यूमन बॉडी हो या कोई भी जीव हो, इनके पास 3 ठो फेज आता है। एक पूरे अपने जीवन काल में, किसी जीव के पूरे जीवन काल में, पूरे लाइफ में 3 ठो काल आता है। एक जुवेनाइल फेज होता है, एक आपको रिप्रोडक्टिव फेज होता है, और एक कॉन्सेसेंट फेज होता है। मतलब कह सकते हैं, इसको कह सकते हैं आपको किशोरा अवस्था, और इसको बोलेंगे प्रजनन अवस्था, और इसको बोलेंगे बुढ़ापा। इसको बोल सकते हैं किशोरा अवस्था, किशोरावस्था, और इसको बोलेंगे प्रजनन अवस्था, ठीक है, और इसको बोलेंगे बुढ़ापा। एक किसी भी जीव की बात करें तो सभी जीवों में इस तरह का फेज आता है। एक किशोरावस्था होता है, एक प्रजनन अवस्था होता है, एक बुढ़ापा होता है। आप लोग को बताएं, सबसे पहले आप लोग बताइए, आप लोग हम पहले से बता के रखे हुए हैं, किशोरावस्था कब से कब तक के एज को कहा जाता है? कब से कब तक के एज? 12 से 18 वर्ष को क्या कहा जाता है? किशोरावस्था। गलत है। 12 या 14 वर्ष तक के अवस्था को किशोरावस्था कहा जाता है। हालांकि उससे ज्यादा कम को हम लोग बाल्य अवस्था में भी काउंट कर सकते हैं, ठीक है, बाल्य अवस्था को भी काउंट कर सकते हैं। लेकिन 12 या 14 साल तक के अवस्था को हम लोग क्या कहते हैं? किशोरावस्था कहते हैं। और रिप्रोडक्टिव फेज मतलब प्रजनन अवस्था क्या होता है? इससे जब ज्यादा होता है तब। अब लगभग चलता है कब तक जानते हैं? 30 वर्ष तक। मतलब अब 30 वर्ष के जस्ट बाद बुढ़ापा नहीं आ जाता है,
बुढ़ापा आपको 40-45 वर्ष के बाद कहा जाएगा, 50 वर्ष के बाद कहा जाएगा। अभी लाइफ स्पेन के अनुसार चेंज होते रहता है। अभी हम लोग 50 इयर्स के बाद हम क्या कह सकते हैं, बुढ़ापा अवस्था कह सकते हैं। ऐसे 100 वर्ष पहले क्या था, 80-90 वर्ष के बाद बुढ़ापा अवस्था कहा जाता था, ठीक है। तो उस समय रिप्रोडक्टिव फेज का भी एज बढ़ जाता था, अभी रिप्रोडक्टिव फेज का एज भी कम हो गया। तो देखिए इस किशोरा अवस्था में, प्रजनन अवस्था में और बुढ़ापा अवस्था में 3 ठो अवस्था आता है जो किशोरा अवस्था 12 से 14 वर्ष तक होता है। जिसमें ये बताइए कम किसका होता है, ज्यादा किसका होता है। इसमें 2 चीज आप लोग को बताए थे, एक लड़का और लड़की। ह्यूमन बॉडी को हम लेते हैं एग्जांपल में, तो 12 वर्ष और 14 वर्ष हम लिखाए थे 12 वर्ष या 14 वर्ष। 12 वर्ष किसका होगा, लड़का का या लड़की का, लड़की का होगा। देखिएगा आपको बताया भी जाता है, गवर्नमेंट भी एक नियम निकालता है कि बच्चा को जो शादी करना है लड़का या लड़की को, तो इसका शादी करने का उम्र अब तो खैर बढ़ा दिया है, पहले दिया था कम से कम 18 वर्ष। तो देखिएगा कहीं भी 18 वर्ष लड़की का एज हो तो लड़का का एज 20 वर्ष बनता है, या 20 वर्ष 24 वर्ष लड़का का एज हो तो लड़की का 22 वर्ष, 2-3 वर्ष कम। मतलब 2-3 वर्ष कम होने पर भी वो उसके इक्विवेलेंट माना जाता है, ठीक है। तो किशोरा अवस्था में जो है 12 वर्ष हम लोग लड़की को ले सकते हैं और 14 वर्ष लड़का। इट मींस कहने का अर्थ है अब इसके बाद की जो अवस्था शुरू होता है वो रिप्रोडक्टिव फेज हो जाता है, मतलब प्रजनन अवस्था हो जाता है। इस प्रजनन अवस्था से पहले यह बालक या बालिका, लड़का या लड़की, मतलब सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करने के अबल नहीं होते हैं, प्रजनन करने के अबल नहीं होते हैं, रिप्रोडक्शन करने के अबल नहीं होते हैं। लेकिन इसके बाद जब वो प्रजनन अवस्था में पहुंचते हैं तो रिप्रोडक्शन करने के अबल हो जाते हैं, प्रजनन करने के अबल हो जाते हैं, मतलब वो अब प्रजनन कर सकते हैं। तो इस अवस्था में प्रजनन कर सकते हैं, किसी नए जीव की उत्पत्ति कर सकते हैं। कुछ समय ऐसा आता है जिसके बाद वह प्रजनन भी नहीं कर सकता है, वह प्रजनन नहीं कर सकता है। लेकिन यह कंडीशन सिर्फ मेल के लिए होता है, फीमेल के लिए नहीं होता है। अगर एक कोई औरत कितनी भी बूढ़ी हो चुकी हो वह प्रेग्नेंट हो सकती है, ठीक है। लेकिन एक पुरुष ज्यादा एज ओवर होने के बाद प्रेग्नेंट किसी महिला को नहीं कर सकता है, मतलब प्रेग्नेंट करने की क्षमता खो देता है, ठीक है। अब लेकिन यहाँ पर फीमेल वर्ग के लिए भी एक कंडीशन है, ध्यान दीजिए। फीमेल वर्ग के लिए एक मुख्य कंडीशन ये है कि फीमेल वर्ग का पर मंथ मेंस्ट्रुएशन होने के कारण अंड की संख्या जो है सीमित है, तो खत्म हो जाता है, जिसके कारण बुढ़ापा अवस्था में महिला भी प्रेग्नेंट नहीं हो सकती है, ड्यू टू अब्सेंट ऑफ ओवम, मतलब एग्स, ड्यू टू अब्सेंट ऑफ एग्स। लेकिन अगर उसमें एग्स रहता, अंडा अगर रहता तो प्रेग्नेंट हो सकती है, कोई दिक्कत नहीं है। परंतु मेल में जो है जस्ट इसके उल्टा है, मेल जो है प्रेग्नेंट नहीं कर सकता है, लेकिन मरने के दिन तक भी उसके अंदर स्पर्म उत्पत्ति करने की क्षमता रहता है। और फीमेल वर्ग 40 इयर्स के बाद एक को उत्सर्जित करने की क्षमता खो देती है, क्योंकि एक उस समय होता ही नहीं है, एक उस समय तक खत्म हो जाता है, ठीक है। और वो एक उसको कहां से मिलता है, जब वो गर्भ में रहती है तब बन जाता है, मतलब बच्ची का जन्म होने के बाद एग्स का निर्माण नहीं होता है, फॉर्मेशन नहीं होता है। जब बच्ची जन्म लेती है तो ऑलरेडी उसके ओवरी में एग्स रहते हैं, लेकिन वह एग जो होता है क्या रहता है, मतलब मैच्योर नहीं होता है। जब वो जुवेनाइल फेज में पहुंचती है तब मैच्योर होता है। कोई दिक्कत यहाँ तक? इस फेज की बात छोड़िए, इस फेज में भी कुछ खास नहीं है, लेकिन यह जो रिप्रोडक्टिव फेज है जिसको हम प्रजनन अवस्था बोलते हैं, इस प्रजनन अवस्था में ह्यूमन बॉडी हो चाहे कोई भी जानवर हो, इसमें काफी बदलाव आता है। ह्यूमन बॉडी हो चाहे कोई भी जानवर हो, इसमें काफी बदलाव आता है। इसके शरीर में बदलाव आता है, कितना मतलब कई सारे कैरेक्टर्स चेंज होते हैं, जैसे आवाज का भारी होना, प्राइवेट ऑर्गन्स पे बाल का आ जाना, फीमेल में मेल में दोनों में देखिए
मेल में सबसे पहले आपको बता दें, मेल्स में कुछ कुछ हार्मोन्स जो होता है, मूछ दाढ़ी निकल जाना, प्राइवेट ऑर्गन्स पे बाल का आ जाना, वॉइस का मोटा हो जाना, वॉइस जो होता है उसका भारी हो जाता है, इस तरह का चेंजेज आने लगता है, ठीक है। और फीमेल में देखिए तो फीमेल में आवाज तो उसका पतला ही रहता है, लेकिन जैसे स्तन का बढ़ जाना हो गया, इस तरह से कई सारा उसमें भी चेंजेज आ सकता है। प्राइवेट ऑर्गन्स में फीमेल के भी प्राइवेट ऑर्गन्स पे बाल का आ जाना, स्तन का बढ़ जाना, ये सब जो कैरेक्टर्स हैं ये जुवेनाइल फेज में आने के बाद माने चेंजेज होता है। अब यह जो जुवेनाइल फेज में चेंजेज होता है, तो अब यहाँ देखिए ये चेंज होने के दौरान जब चेंज हो जाता है तब दो ठो और प्रोसेस जो होता है इसमें एक्स्ट्रा स्टार्ट हो जाता है, उसके पहले स्टार्ट नहीं होता है। अब इसमें देखिए कुछ जीव जो है, दो प्रोसेस कौन सा है, एक है मेंसुरेशन साइकिल ऋतुस्राव चक्र, और दूसरा है ऑस्ट्रियस साइकिल मतलब मध चक्र। एक को बोलते हैं ऋतुस्राव चक्र, क्या बोलते हैं बाबू, ऋतुस्राव चक्र, और दूसरा को बोलते हैं मध चक्र, क्या बोलते हैं, मध चक्र। ऋतुस्राव चक्र मेंसुरेशन साइकिल, मेंस्ट्रुअल साइकिल भी बोलते हैं, मेंसुरेशन साइकिल भी बोलते हैं, इसको ऑस्ट्रियस साइकिल बोलते हैं, ठीक है। तो कुछ जीव जो होते हैं जो मेंसुरेशन साइकिल करते हैं और कुछ जीव जो होते हैं ऑस्ट्रियस साइकिल करते हैं। जैसे मेंसुरेशन साइकिल होता है किसमें, जैसे ह्यूमन में होता है, बतख में होता है, लंगूर में होता है, इस तरह के जीव में होता है। और जो ऑस्ट्रियस साइकिल होता है ये जंतु जैसे गाय, भैंस, बकरी, बाघ, शेर इत्यादि में होता है, ठीक है। तो ये दोनों चेंजेज आने के बाद में ये स्टार्ट होता है। या जैसे होम्योपैथी का बात की जाए तो लगभग 12 वर्ष की अवस्था में, आज के समय में, आज से पहले बहुत ज्यादा था, इससे ज्यादा था, लेकिन अब के समय में मात्र 12 वर्ष की अवस्था में जो लड़की होती है उसका मेंसुरेशन साइकिल स्टार्ट हो जाता है, ठीक है। अब जब से मेंसुरेशन साइकिल स्टार्ट हो गया तो प्रेग्नेंट हो सकती है, ठीक है। एज भले ही कम हो लेकिन प्रेग्नेंट हो सकती है, हालांकि हेल्थ के लिए काफी मतलब खराब बात होता है। अब देखिए मेंसुरेशन साइकिल और ऑस्ट्रियस साइकिल में कुछ अंतर है। मेंसुरेशन साइकिल और ऑस्ट्रियस साइकिल में आपको लिखाए होंगे हम उस समय कि मेंसुरेशन साइकिल जो होता है इसके दौरान सेक्सुअल रिप्रोडक्शन नहीं किया जाता है, मतलब शारीरिक संबंध फिजिकल रिलेशन नहीं बनाना चाहिए। मेंसुरेशन साइकिल के दौरान फिजिकल रिलेशन नहीं बनाना चाहिए, शारीरिक संबंध नहीं बनाना चाहिए। ऑस्ट्रियस साइकिल के दौरान ही शारीरिक संबंध बनाना चाहिए, क्योंकि इस ऑस्ट्रियस साइकिल के दौरान अगर शारीरिक संबंध नहीं बनाया गया तो प्रेग्नेंट जो जंतु होता है वो प्रेग्नेंट नहीं होगी, ठीक है। इसमें जो है शारीरिक संबंध नहीं बनाना चाहिए, इसमें बनाना चाहिए। इस तरह से करके कई सारे इसमें हम अंतर बताए थे आप लोगों को, ठीक है। तो ये आपको कौन सा हो गया, आपको मतलब समझ जाइए कि लाइफ का फेजेज के बारे में बता दिए, ठीक है। इसके बाद कुछ पॉइंट है, इस पे हम चर्चा करेंगे, डिस्कस करेंगे, और इसके बाद मुख्य क्वेश्चन को बताएंगे। आप लोग अपना फेयर तो रखे ही होंगे। इसके बाद आइए एक पॉइंट आपको फर्टिलाइजेशन पे चर्चा करते हैं। फर्टिलाइजेशन तो कल बता दिए थे, अब फर्टिलाइजेशन दो ठो होता है। कौन कितना फर्टिलाइजेशन होता है, दो प्रकार का। एक पहला आपको बताए थे एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन, और कुछ जो होता है इंटरनल फर्टिलाइजेशन। मतलब फर्टिलाइजेशन एक प्रक्रिया है, निषेचन है, और यह जीवों के द्वारा किया जाता है। लेकिन जीव जो होते हैं दो तरह के होते हैं। कुछ ऐसे जीव होते हैं जो एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन करते हैं, और कुछ ऐसे जीव होते हैं जो इंटरनल फर्टिलाइजेशन करते हैं। जैसे ह्यूमन को ले लिया जाए, गाय को ले लिया जाए, भैंस को ले लिया जाए, बकरी को ले लिया जाए, बाघ को ले लिया जाए, ये सभी जीव जो हैं किस प्रकार का फर्टिलाइजेशन करते हैं, इंटरनल फर्टिलाइजेशन। जी हाँ, कुत्ता को भी ले लिया जाए, ठीक है। इसके बाद बात करते हैं जैसे पक्षी हो गई, पक्षी में बहुत सारे, जैसे आपको मुर्गी हो जाएगी, मुर्गी भी पक्षी में आती है, आपको कोई भी चिड़िया माने नाम रख सकते हैं। तो ये सब जो मतलब अंडा देते हैं, ये सब कौन सा फर्टिलाइजेशन करते हैं, एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन करते हैं। इसका मतलब समझ में आ रहा है,
इंटरनल फर्टिलाइजेशन का मतलब जो फर्टिलाइजेशन की क्रिया होता है, जो निषेचन की क्रिया होता है, वो मादा के शरीर के अंदर होता है और इसको इंटरनल फर्टिलाइजेशन कहते हैं। लेकिन जब फर्टिलाइजेशन की क्रिया बॉडी के बाहर होता है, जैसे एग्स में फर्टिलाइजेशन होता है और मुर्गी एग्स को बाहर दे देती है, तो बाहर ना, एग कहाँ है, शरीर के अंदर अब नहीं है, बाहर है, तब फर्टिलाइजेशन होता है। तो जब फर्टिलाइजेशन जो है मादा के शरीर के बाहर हो तो इसको एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन कहते हैं, और जब फर्टिलाइजेशन मादा के शरीर के अंदर हो तो इसको इंटरनल फर्टिलाइजेशन कहते हैं। इसमें किसी को कोई दिक्कत होगा? मेंस्ट्रुएशन साइकिल और ऑस्ट्रियस साइकिल में कोई दिक्कत? एक्सटर्नल और इंटरनल फर्टिलाइजेशन में कोई दिक्कत? यस सर। हाँ बोलिए। अंडा कैसे बनता है सर? सर मछली वाले बताइए, मछली बाहर। हाँ, मछली मछली भी एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन करती है। देखिए बाबू, बॉडी में एग्स का फॉर्मेशन कब होता है? बॉडी में एग्स का, जैसे कोई भी मुर्गी है, कोई भी मुर्गी की बात करें या कोई भी फीमेल आपको बर्ड की बात करें, जब वो मेल के संपर्क में आती है, कब? मेल के संपर्क में। जब मेल के संपर्क में अगर नहीं आएगी तो उसके बॉडी में एग्स का फॉर्मेशन नहीं होगा। जब वह मेल के संपर्क में आएगी अपने ही जाति के, तब उसके बॉडी में एग्स का फॉर्मेशन होता है, और एग्स का फॉर्मेशन फिर वहीं पर क्रिया होता है उसके बॉडी में। जब इसका गैमेट्स जो होता है पहुंचता है तो वहां पे एग्स का, देखिए इसमें अंतर क्या होता है। ह्यूमन बॉडी की बात करें तो यहाँ पर क्या होता है कि ऑलरेडी महिला के शरीर में एग्स का निर्माण हो चुका है। देखिए जब महिला का बर्थ होता है, जन्म होता है, तो उसके बॉडी में ऑलरेडी पहले से एग रहता है, और वह एक फीमेल के, जी बोलिए, मुर्गी वाला अंडा बताएंगे, तो उसमें ऑलरेडी एग्स मौजूद रहता है। तो यहाँ पर स्पर्म मिलता है, एग से फर्टिलाइजेशन करके आपको जाइगोट बना देता है। लेकिन मुर्गी में बस इसके उल्टा होता है। यहाँ पे क्या होता है कि वहां पे एग्स फॉर्मेट नहीं रहता है। जब मुर्गी जन्म लेती है तो उसके बॉडी में एग फॉर्मेट नहीं रहता है। जब किसी मेल के संपर्क में आती है तब वहां पर कई सारे प्रक्रियाएं होते हैं, जिसमें फास्फोरस, कैल्शियम, इस तरह का तत्व काफी भाग महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं, और तब जाकर आपको एग्स का फॉर्मेशन होता है। और जब मैच्योर हो जाता है एग, इसका समय कुछ आने पर मैच्योर हो जाता है, तो ये बॉडी से पुश आउट होता है, बॉडी से पुश आउट होता है, और तब आउट हो जाता है बॉडी से। तो बॉडी से आउट होने के बाद में यह क्या करता है, जब बॉडी से बाहर आ जाता है तब फिर देखिए फर्टिलाइजेशन तब तक नहीं होगा जब तक उसको मुर्गी हैटेज नहीं करेगी, मतलब उसको सेना बोलते हैं। तो मुर्गी क्या करेगी, उसको अंडा को रख देंगे, मुर्गी उस पे पलटे बैठती है, तब वो हैटेज करती है उसको, तब क्या होता है उसमें फर्टिलाइजेशन की क्रिया होता है। आज के समय में आर्टिफिशियल रूप से भी मुर्गी के अंडा का निर्माण किया जाता है। आज के रूप में वही सारे फास्फोरस वगैरह का, कैल्शियम का प्रयोग करके और कई सारे अंडा का फॉर्मेशन कर लिया जाता है। अब बिजली से उसको अटैच कर दिया जाता है, मुर्गी की भी जरूरत नहीं है, बिजली से अटैच कर दिया जाता है, उससे कई सारे बच्चा निकल आते हैं। आज जो पोल्ट्री फार्म में मुर्गी हम लोग लेते हैं, खाते हैं, जो चिकन, एक किसी मुर्गी का बच्चा थोड़ी होता है, ये सब मुर्गी का बच्चा नहीं है। डायरेक्ट क्या किया जाता है, खुद से कंपनी में खुद से एग्स का फॉर्मेट किया जाता है, फॉर्मेशन किया जाता है, और इसको बिजली से अटैच किया जाता है। बिजली से अटैच करने के बाद में उसमें से जो मुर्गी निकलती है, छोटा छोटा बच्चा, उसको सेल कर दिया जाता है। पोल्ट्री फार्म वाला खरीदता है, अपना ले जाएगा, उसको पालेगा, और जब 1 किलो 1.5 किलो अपने साइज के अनुसार हो उसको सेल करेगा। तो ये जो हम लोग खाते हैं मुर्गी, चिकन वगैरह, ये सब क्या है, ये सब बिजली का निर्माण किया गया है। चाहे मैक्सिमम अंडा की बात करें तो अभी बिजली से निर्माण किया गया अंडा आता है। ठीक है, इसमें कोई दिक्कत किसी को और कोई प्रॉब्लम उसको कोई दिक्कत नहीं है। अब देखिए 2 पॉइंट और समझिए, प्री फर्टिलाइजेशन एंड पोस्ट फर्टिलाइजेशन। प्री फर्टिलाइजेशन से भी क्वेश्चन बहुत सारा पूछता है, पोस्ट फर्टिलाइजेशन से भी क्वेश्चन बहुत सारा पूछता है। ठीक है, प्री फर्टिलाइजेशन क्या है और पोस्ट फर्टिलाइजेशन क्या है, 2 पॉइंट देखिए बाबू। यहाँ आपको एक पॉइंट देते हैं, प्री फर्टिलाइजेशन, ठीक है। एक यहाँ हो गया फर्टिलाइजेशन, ठीक है। तीसरा पॉइंट पोस्ट फर्टिलाइजेशन,
पोस्ट फर्टिलाइजेशन। ठीक है, 3 पॉइंट यहाँ देखने को मिल रहा है, जिसमें से अभी फर्टिलाइजेशन को हम लोग जान चुके हैं। ये फर्टिलाइजेशन जो है प्रक्रिया है जिसमें क्या होता है, जाइगोट का निर्माण होता है। यहाँ पर क्या चीज का फॉर्मेशन होता है, जाइगोट का फॉर्मेशन होता है। यहाँ पर क्या चीज का फॉर्मेशन होता है, जाइगोट का फॉर्मेशन होता है। लेकिन हमें जानना है प्री फर्टिलाइजेशन और हमें जानना है पोस्ट फर्टिलाइजेशन। तो प्री फर्टिलाइजेशन क्या है, इवेंट्स है। इवेंट्स समझते हैं, घटना। पोस्ट फर्टिलाइजेशन क्या है, इवेंट्स है, मतलब जानते हैं क्या, घटना। कैसी घटना, तो फर्टिलाइजेशन के पहले होने वाली घटना को प्री फर्टिलाइजेशन कहेंगे, और फर्टिलाइजेशन के बाद होने वाली घटना को पोस्ट फर्टिलाइजेशन कहेंगे। कोई दिक्कत, मतलब फर्टिलाइजेशन के पहले होने वाले घटना को प्री फर्टिलाइजेशन कहेंगे और फर्टिलाइजेशन के बाद होने वाली घटना को पोस्ट फर्टिलाइजेशन कहेंगे। कोई दिक्कत। और फॉर्मेशन ऑफ जाइगोट इज कॉल्ड, अब फॉर्मेशन ऑफ जाइगोट पोस्ट में नहीं आता है, फॉर्मेशन ऑफ जाइगोट इज कॉल्ड फर्टिलाइजेशन होता है। मतलब जब जाइगोट का फॉर्मेशन होता है तो इसको क्या कहते हैं, फर्टिलाइजेशन। कोई दिक्कत होगा। अब देखिए अगला पॉइंट है, आपको एम्ब्रियोजेनेसिस क्या, ठीक है, एम्ब्रियोजेनेसिस क्या। तो जीवों के शरीर में जब अंड का माने क्या होता है, अंड का क्या होता है, यहाँ पर मतलब कहने का अर्थ है कि जाइगोट से भ्रूण का विकास होता है। मतलब जो जाइगोट होता है उससे भ्रूण का विकास होता है। देखिए जाइगोट का फॉर्मेशन हुआ और इससे एम्ब्रियो बनता है, एम्ब्रियो बनता है। ठीक है, यहाँ जो फर्टिलाइजेशन होने के कारण कौन चीज का निर्माण हुआ, जाइगोट का। तो जब जाइगोट से एम्ब्रियो बनता है, इस प्रक्रिया को क्या कहते हैं, भ्रूणोद्भव बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं, भ्रूणोद्भव बोलते हैं। हिंदी में क्या बोल सकते हैं इसको, सॉरी इंग्लिश में एम्ब्रियोजेनेसिस बोल सकते हैं। ठीक है, अंड प्रजक और सजीव प्रजक दोनों आप लोग जानते हैं, विविपेरियस और ओविपेरियस। अंड प्रजक किसे बोलते हैं, वैसा जीव जो क्या चीज को उत्पन्न करता है, अंडा को, उसको अंड प्रजक बोलते हैं। और वैसा जीव जो अंडा उत्पन्न करके डायरेक्ट सजीव को एवं को जन्म देता है, उसको सजीव प्रजक बोलते हैं। अंड प्रजक में कौन आता है, रेप्टाइल्स आ जाएगा, पक्षी वगैरह आ जाएगी, मुर्गी ये सब आ जाएगा, सांप, रेप्टाइल्स में सांप आ गया। ये सब मतलब जो अंडा को देते हैं उसको अंड प्रजक बोलते हैं, और जो डायरेक्ट यंग को जन्म देते हैं उसको क्या बोलते हैं, सजीव प्रजक बोलते हैं। इसमें किसी को कोई दिक्कत, पॉलिनेशन तो आप लोग सेकंड चैप्टर में पढ़िएगा, उसको मैं बता देंगे। ठीक है, पॉलिनेशन के बारे में यहाँ पे चर्चा करने की कोई खास जरूरत नहीं है। अच्छा थोड़ा समझ भी लीजिए, जरूरी है। तो देखिए पॉलिनेशन क्या है, मतलब पॉलिनेशन को हम लोग परागण कहते हैं। क्या कहते हैं, परागण। इसको क्या बोलते हैं, पॉलिनेशन, परागण। जब क्या होता है कि किसी एक पौधे की बात करें या किसी दूसरे पौधे की बात करें, एक पौधा हो या कई सारे पौधा हो, हमको उसमें मतलब है कि जब उसका मेल से निकले हुए परागकण फीमेल की वर्तिकाग्र पर पड़ता है। अब इस पौधा के उसी पौधा के माने कहने का अर्थ, एक पौधा है इसमें 2 फूल है, एक यहाँ पर पुष्प है, एक यहाँ पे पुष्प है, एक और यहाँ पौधा है इसमें कई सारा पुष्प है। तो इस पुष्प का परागकण इस पुष्प पे पड़े, अच्छा है इस पुष्प का परागकण इस पुष्प पे पड़े। माने कहने का अर्थ है कि परागकण किसी वर्तिकाग्र पे पड़ता है तो इस प्रक्रिया को हम लोग क्या कहते हैं, पॉलिनेशन कहते हैं, परागण कहते हैं। और पॉलिनेशन भी 2-3 होता है, आपको सेल्फ पॉलिनेशन होता है, क्रॉस पॉलिनेशन होता है। सेल्फ पॉलिनेशन किसे कहते हैं, जब उसी पुष्प का परागकण उसी पे पड़ जाए। क्रॉस पॉलिनेशन तब कहते हैं जब उसी पुष्प का परागकण उसी पुष्प पे ना पड़ के दूसरे पौधा के दूसरे पुष्प पे पड़े। कोई दिक्कत यहाँ तक बाबू किसी को? और आपको कल बता दिए थे लैंगिक प्रजनन के महत्व और अलैंगिक प्रजनन के महत्व। यहाँ तक किसी को किसी क्वेश्चन में डाउट है तो पूछो, किसी को कोई डाउट? अभी जो बताए हैं इतना, बाकी आगे बढ़ने की जरूरत नहीं है। अभी जितना बताए हैं उसमें किसी को डाउट है तो बोलो, नहीं डाउट है? अब चलिए आप लोग बुक निकालिए।
सभी कोई किताब निकालिए, सभी कोई निकालिए बुक, चैप्टर पहला निकालिए, चैप्टर पहला निकालिए, ठीक है, चैप्टर पहला, ठीक है। इसमें आइए एक सबसे पहला क्वेश्चन जी, क्वेश्चन सर ये पूछ रही है ना कि हमारे कोई लेडी 40 साल की हो गई उसके बाद वो प्रेग्नेंट नहीं हो सकती है। देखिए एज पर डिपेंड नहीं कर सकता, हो सकता है वो ज्यादा फिट हो, एज 40 वर्ष मायने नहीं रखेगा, हो सकता है अगर वो महिला ज्यादा फिट हो, ज्यादा स्वस्थ हो, कोई बॉडी में दिक्कत ना हो, तो उसके बॉडी का उस समय तक अंड बच के रहता है, तब वो आराम से क्या कर सकती है, मतलब प्रेग्नेंट हो सकती है, किसी मेल के कांटेक्ट में आने से प्रेग्नेंट हो सकती है। लेकिन कभी कभी ऐसा होता है कि 30 वर्ष का ही महिला उसके बॉडी में एज खत्म हो जाते हैं तो प्रेग्नेंट नहीं हो सकती, मेल के कांटेक्ट में आने से प्रेग्नेंट नहीं हो सकती है। कोई दिक्कत और कोई क्वेश्चन है तो पूछ लीजिए। हाँ पूरे जीवन काल में मतलब महिला के पूरे जीवन काल कितने अंडे का महिला के पूरे जीवन काल में लगभग मतलब कितना 400 नहीं, होता तो बहुत सारा है, लाखों एग्स होते हैं, लेकिन कहने का अर्थ है वो मेंस्ट्रुएशन साइकिल के दौरान काफी सारे बाहर निकल जाते हैं। लगभग 400 या 300 to 400 एग्स जो है, मतलब कहने का अर्थ है कि वो प्रेग्नेंट होने में मतलब सहयोग कर सकते हैं। ऐसे बात किया जाए कि उसके पूरे जीवन काल में कितना होता है, तो पूरे जीवन काल में एक तो लाखों करोड़ों की संख्या में होता है, ठीक है। लेकिन होने का क्या काम है कि जब वो आपको मैच्योर होता है ना, तो आपको बताया थे प्रोसेस उस समय की 7 को 8 को 10 को एक बार में निकलता है, जिसमें से एक 2 को निकलता है बाहर, बाकी सब क्या होता है डिफ्यूज कर देता है, मतलब बॉडी के अंदर ही खत्म हो जाता है। तो ऐसे होने के लिए तो कितना होता है। और बोलिए, और कोई दिक्कत किसी को? हाँ बोलिए। चूहा का क्रोमोसोम कितना होता है जी? चूहा चूहा का तो कितना पड़ेगा? देखिए तो इसमें कॉपी में तुम लोग को लिखा है थे? नहीं सर, चूहा में क्रोमोसोम, अच्छा ठीक है देख लो, अभी देखें 42 मोबाइल तो उधर, अच्छा देख लेंगे, छोटी के समय याद दिलाइए। सर अभी और पूछना है सर। हाँ बोलिए ना। देखिए ये तो आप लोग देखिए क्रोमोसोम किस जीव में कितना है, ये क्वेश्चन फंसने वाला नहीं है, इसमें आप लोग डायरेक्ट कॉपी पे निकाल लीजिएगा, किसी मोबाइल से निकाल लीजिए और नोट कर लीजिए। जैसे क्रोमोसोम कितना है, चाहे किसी का लाइफ स्पेन कितना है, हम लोग को टोटल याद नहीं रहता है, तो आप लोग निकाल के बुक में दिया है, बहुत कम दिया है, 15 को दे दिया है। लेकिन क्वेश्चन जब एग्जाम में आएगा ना, एक और बात बता दें, क्वेश्चन जो एग्जाम में आएगा ना, तो इसमें जो दिया है इतना समझिए कि इसी में से आएगा। क्वेश्चन जो एग्जाम में आएगा नहीं याद हमको नहीं है, आप लोग देखिए, ठीक है, मोबाइल पर देख लीजिएगा, मोबाइल पर खाली व्हाट्सएप तक खाली देख रहा है, पेज नंबर 13 निकालिए, मैंने वही ना आपको लाइव है निकाल दिए। हाँ और क्या है, और सूत्राणु में गुणसूत्रों की संख्या है, हाँ, और एक युग्मकों में गुणसूत्रों की संख्या, हाँ। इसको संक्षिप्त रूप में विवरण कीजिए। देखिए एक और है, ठीक है, अच्छा बात बोला है, मैंने हम आप लोग को पहले पूछने का समय दे रहे हैं। इसमें कह रहा है अर्धशुक्राणु में गुणसूत्रों की संख्या और युग्मकों में गुणसूत्र की संख्या। देखिए अर्धशुक्राणु यहाँ पे लिखा है, ठीक है, और युग्मकों में गुणसूत्र। इसमें 2 चीज आप लोग को बताए थे, हैप्लॉइड और डिप्लॉइड, ठीक है। 46 और 23 जैसे मनुष्य में दिया है N और 2, N और 2। देखिए बात, यह क्या है, यहाँ पर डायरेक्ट लिखा है युग्मकों में गुणसूत्र की संख्या, यह युग्मक का है, युग्मक, और यह अर्धसूत्री विभाजन के बाद की बात है, तो इसको युग्म नज कह सकते हैं। इसको क्या कह सकते हैं, युग्म नज। तो कहने का अर्थ है किसी फीमेल और किसी महिला की बात करें,
अगर कोई दो व्यक्ति, एक मेल और फीमेल, पति पत्नी, तो मान लीजिए कि मेल का जो स्पर्म बाहर निकला और फीमेल के ओवम में जो है प्रवेश किया, दोनों एक साथ मिला, क्रॉस किया, तो इसको तो फर्टिलाइजेशन कहते हैं। लेकिन हई जो स्पर्मा आया है, इस स्पर्मा को हम लोग सीमेन कहते हैं। क्या कहते हैं? सीमेन। सीमेन में कई सारा चीज होता है और इसी में वह स्पर्म भी होता है। तो हमको स्पर्म से सिर्फ मतलब है, जो स्पर्म आता है, स्पर्म, इसमें सिर्फ क्या पाए जाते हैं? आपको X और Y दो चीज पाए जाते हैं। मतलब क्रोमोसोम का एक पेयर पाया जाता है, क्रोमोसोम का एक पेयर पाया जाता है। लेकिन होता क्या है कि अर्धसूत्री विभाजन हो जाता है, अब होने के बाद दोनों बढ़ जाता है, X अलग हो जाता है, Y अलग हो जाता है। उसी प्रकार फीमेल में क्या होता है? इसके ओवम में X और X दो गो होता है, एक पेयर में होता है। लेकिन होता क्या है कि अर्धसूत्री विभाजन होता है तो X हो जाता है और ये X हो जाता है, दोनों अलग अलग। ये दोनों क्या हो गया? अलग अलग हो गया। अब जब मिलने का संयोग मिलता है तो इसका स्पर्म या तो X वाला आके मिलेगा इससे, तो जब X और X मिलेगा तो बताए थे लड़की हो जाएगी। और चाहे Y वाला आके मिल गया इस X से तो X और Y मिलेगा तो लड़का हो जाएगा। ठीक, तो यहाँ सोचने वाला बात है कि अर्धसूत्री विभाजन हो गया है तो क्रोमोसोम संख्या डिवाइड हो गया है। तो यहाँ क्रोमोसोम की संख्या कितना है? n। यहाँ क्रोमोसोम की संख्या कितना है? n, पुरुष वाला। लेकिन जब महिला वाला के संग मिल गया था एक रो n है, तो जब n और n मिल जाता है तो 2n हो जाता है। तो इसलिए यहाँ पर डायरेक्ट दिया गया है कि युग्मकों में गुणसूत्रों की संख्या n होता है, लेकिन जब दोनों एक साथ मिल जाते हैं, युग्मनज हो जाते हैं, तो इसमें गुणसूत्रों की संख्या फिर 2 है। कोई दिक्कत समझ में आया या नहीं? बुझाया? सबसे आसान तरीका से समझिए। मेल से स्पर्म निकला, ठीक है? अभी आप बताया तो ये बना है, उसमें 46 लिखा है वो तो बताएंगे। यह मेल में जो है स्पर्म निकला और यहाँ महिला से माने फीमेल से स्पर्म निकला, ठीक, सॉरी ओवम निकला है। हंसने की जरूरत नहीं है। तो मोबाइल का निकला है सब चीज, मोबाइल अंदर रखो, बाद बुक खरीद लो। स्पर्म निकला मेल से और फीमेल से क्या निकला बाबू? फीमेल से ओवम निकला, फीमेल से ओवम निकला। तो इसका जो निकला इसमें 46 गो क्रोमोसोम होता है, ये में 46 गो क्रोमोसोम होता है, तो ये 2n है, इसको क्या पढ़ते हैं? 2n। लेकिन डिवाइड हो जाता है जब अर्धसूत्री विभाजन हो जाता है। यहाँ पे क्या हो जाता है? अर्धसूत्री विभाजन, तो ये हो जाता है 23 गो में, ये हो जाता है 23 गो में। तो इसको n कहते हैं और इसको n कहते हैं। ये भी बन जाता है दो भाग में, तो ये 23 गो हो गया, ये 23 गो हो गया। तो इसको भी n कहेंगे, इसको भी n कहेंगे, इसको नाम देंगे हैप्लॉइड, ठीक है? लेकिन जब ये मिलेगा फिर, अब देखिए यहाँ पे क्या हो गया? युग्मनज, सॉरी युग्मक है जो जाकर मिलने वाला है फीमेल को ओवम से, माने इससे मिलने वाला है। अब कोई भी जाकर मिल सकता है। तो ये जब अकेले है तो युग्मक क्या है? सिंगल, मतलब n। और जैसे ही दोनों मिल गया तो n और n दोनों मिलके क्या हो गया? 2n, माने 23 और 23 मिलके क्या हो गया? 46। कोई दिक्कत? तो युग्मक में n होता है मतलब 23, युग्मनज में 2n होता है मतलब 46। अब दूसरे जीव की बात करेंगे तो अगर दूसरे जीव में अगर मान लीजिए 40 को होता होगा तो ऊपर n होगा माने 20, फिर 2n माने 40। तो एग्जांपल तो हम 23 को कर दिए हैं, होम्योपैथी का किसी का भी ले सकते हैं। कोई दिक्कत? इसमें कोई दिक्कत? हाँ होगा तो दिया। चलिए यहाँ आइए, थोड़ा सा इधर आइए। सबसे पहला एक पॉइंट आपको बता दे, अभी जो क्वेश्चन बता रहे हैं मैक्सिमम एग्जाम में आने वाला, बुक निकाल लीजिए, हम जहाँ कहेंगे वहां रेड से आप लाइनिंग कर दीजिएगा,
ठीक है, क्वेश्चन बनाना आपका काम है, याद करना आपका काम है, ठीक है, टेस्ट में पूछना मेरा काम है। सबसे पहला क्वेश्चन पूछेगा ऑब्जेक्टिव में 2 नंबर में क्वेश्चन पूछ सकता है कि असेक्सुअल रिप्रोडक्शन, ध्यान दीजिएगा, पेज नंबर निकालिएगा इंग्लिश में 5। इंग्लिश बुक किसके पास? हम तो इंग्लिश है, हिंदी में खोज लेना नहीं बेटा, ठीक है, निकालिए हिंदी में पेज नंबर 5, ऊपर लिखल होगा 1.1 अलैंगिक जनन, पेज नंबर 5 में 1.1 अलैंगिक जनन। अब हमरा उठे करो, क्वेश्चन पूछेगा 2 नंबर में किस तरह का कि अलैंगिक प्रजनन के द्वारा उत्पन्न जीव को क्लोन क्यों कहते हैं? तो आंसर हो जाएगा क्योंकि इसके पेरेंट्स और उत्पन्न जीव हूबहू एक जैसे होला। समझ में आया? अनुवांशिक और अनुवांशिक जो होता है इसमें क्या होते रहता है, ट्रांसफर होता है कि नहीं होता है, वो अलग बात है, इतना डायरेक्ट बोलिएगा अनुवांशिक रूप से सेम होता है, इसीलिए इसको क्या कहते हैं, क्लोन कहते हैं। तो क्लोन को अंडरलाइन करिए रेड पेन से, क्लोन को अंडरलाइन करिए रेड पेन से, बुक अपने पास रखिए, ठीक है। किसके पास बुक है, तनी हाथ उठाओ बस, तो बाकी सब तो नहीं चाहिए। तो हम क्या बोले थे कि बुक लेके आना है, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन लेके आना है, फेयर लेके आना है। जहाँ फेयर में जरूरत पड़ेगा वहाँ फेयर में टिक लगवाएंगे, जहाँ बुक में जरूरत पड़ेगा वहाँ बुक में लगाएंगे। तो जब लेके आएंगे ना कर बोलो तो पढ़ बोलो पहुंच। तो ठीक है, जिसके पास नहीं है वो स्टार देकर कॉपी में लिख लीजिए क्लोन किसे कहते हैं, बस लिख लीजिएगा क्लोन किसे कहते हैं, स्टार देकर। किस कॉपी में, क्रैश कोर्स वाला है वो कॉपी रखिए उसमें, ठीक है, स्टार देकर लिख लीजिए क्लोन किसे कहते हैं। हिंदी चाहे इंग्लिश में क्लोन कहते हैं, कोई दिक्कत? आइए इसके बाद आइए पेज नंबर निकालिए 7, ठीक है, पेज नंबर 7। एक क्वेश्चन हमेशा पूछ देता है कि जू स्पोर्ट्स का कुछ माने उसके गुण के बारे में बताइए। तो डायरेक्ट यहाँ देखिए लिखा हुआ है फिगर 1.3, the most common of these structure are Jew sports that visually are microscopic motile structure। मतलब हिंदी में लिखा है इन संरचना में अत्यंत ही सामान्य संरचना अलैंगिक चल बीजाणु जू स्पोर्स है, जो सामान्यतः सूक्ष्मदर्शी चलनशील संरचनाएं होती है। एक अन्य अलैंगिक जनन संरचना कोनिडिया, कलिका तथा आपको जैमुल्य माने होते हैं, ठीक है। यहाँ पर आप इसको अंडरलाइन करिए, इसमें बताते हैं क्वेश्चन किस तरह का पूछता है, ठीक है, अंडरलाइन करिए। क्वेश्चन पूछ देगा कि जू स्पोर्स तथा जाइगोट में अंतर बताएं। तो जाइगोट आप लोग जान चुके हैं कि क्या है, तो जू स्पोर्स का यहां से पढ़ लीजिएगा, कोई दिक्कत? इसके बाद आगे आइए, आगे निकालिए पेज नंबर 8 और देखिए लिखा होगा नोट्स। क्या लिखा है? एक पॉइंट दिया है नोट्स, इसका हिंदी होता है प्राउड संधियो। नोट्स ऊपर से आ जाइए लगभग 15 लाइन नीचे, लगभग 15 लाइन नीचे लेफ्ट साइड में देखिए लिखा होगा नोट्स, ब्लैक पेन से लिखा होगा, मैंने तनी हाईलाइट कर दिया होगा नोट्स। इंग्लिश में हो जाएगा NODES, क्या हो जाएगा? NODES, नोट्स, ठीक है। चलिए क्वेश्चन पूछेगा नोट्स क्या है, ठीक है, तैनता को लोका है, हम बताते हैं अपनी भाषा में, समझ लीजिए, बुक के बोर मत जाइए। इधर देखिए नोट्स क्या है। कभी कभी आप ध्यान दिए होंगे कि कोई ऐसा पौधा का पार्ट जिसको आप अनयूजुअली समझ के फेंक दिए और उस पे आप कोई विशेष ध्यान नहीं दिए होंगे और वो अपने से क्या हो जाता है, देखिएगा कुछ दिन बाद जाकर में से वो नया पौधा निकल गया, उसमें से आप जाकर देखिएगा एक नया पौधा निकल गया होगा। तो वह स्टीम, वह तना, जहां से ताना का वह भाग
तना का वह भाग जहां एक नया पौधा निकल गया है उहे भागवा को नोड्स कहते हैं। उसी भाग को क्या कहते हैं? नोड्स। जैसे गुलाब का फूल, उसके डाढ़ी तोड़ के उधर फेंक दीजिए, अगर पानी वानी के संपर्क में आ गया, गीला मिट्टी के संपर्क में आ गया, सीम उसको मिल गया, तो क्या हो जाएगा? उसके जो देखिएगा डलिया जो होगा ना, डाली, मान लो गुलाब के डाली है तो यहाँ एगो गिरा, भोजपुरी में लोग क्या कहला? गिरा ही, समझे ना लोग? यहाँ पर क्या हो जाएगा कि रूट्स निकल जाएगा। क्या निकल जाएगा? रूट्स। आप कुछ दिन बाद यहाँ एगो गुलाब का फूल निकल जाएगा। माने फूल का मतलब डायरेक्ट फूल आना जाए, माने पौधा निकल जाएगा। तो भाई पॉइंटों को क्या कहते हैं? नोड्स। कोई दिक्कत? तो कभी कभी क्वेश्चन आ जाता है कि पौधा का स्टेम पानी या गीली मिट्टी इत्यादि के संपर्क में आने पर नोड्स के पास कौन चीज की उत्पत्ति होता है? तो पौधा नहीं लिखिएगा, रूट्स लिखिएगा। कौन चीज का उत्पत्ति होता है? रूट्स। और जब रूट्स की उत्पत्ति होता है तब जाकर पौधा निर्माण होता है। कोई दिक्कत यहाँ तक किसी को? यह पॉइंट हो गया। चलिए आइए आगे आइए। अब निकालिए आप लोग पेज नंबर 13। ठीक है, पेज नंबर 13। इसमें देखिए दिया हुआ है आपको नेम ऑफ ऑर्गेनिज्म, मतलब जीवों का नाम, दूसरा क्रोमोसोम नंबर इन माइटोसिस, मतलब कहने का अर्थ है कि और सूत्री में क्रोमोसोम गुणसूत्र की संख्या, और यहाँ पर अभी जो नहीं निकलवाए थे जो बउआ पूछ रहा था, इसमें आपको दिया है 2 4 6 8 10 12 13 ठो जीव का इसमें दिया है एन हैप्लॉइड और डिप्लॉइड में क्रोमोसोम की संख्या। इ 13 को तो सफा जीव पर याद रखिएगा, होठ पर, कथी पर? होठ पर। ठीक बा, ताकि एग्जाम में पूछते इसमें से कन्फर्म है कि 13 गो में से एगो जरूर आएगा। कन्फर्म 100% श्योर कि 13 में से एक जरूर आएगा। ठीक है, कोई दिक्कत? तो ये याद होना चाहिए। जस्ट उसके नीचे देखिए एक लाइन दिया हुआ है, जस्ट उसके नीचे। ठीक है, इसमें दिया हुआ है कि इन डिप्लॉयड ऑर्गेनिज्म स्पेशलाइज्ड सेल कॉल्ड मियोसाइट्स। क्या इसको बोलते हैं? मियोसाइट्स। इसका हिंदी क्या होता है? At the end of the meiosis only one set of the formation gets in। चलिए आप लोग पेज नंबर 13 में नीचे से देखिए, नीचे से लिखा है आपको सारणी 1.1 लिखा है, 3 नंबर लाइन, उसके ऊपर चलाइए 2 लाइन, नहीं उसके ऊपर आइए 4 लाइन लिखा है, यह स्पष्ट हो चुका है कि लिखा है। यहाँ पे आइए देखिए, यहाँ लिख रहा है कि यह स्पष्ट हो चुका है कि और सूत्री विभाजन में न्यूक्लियर विभाजन, यहाँ छोड़िए आगे आइए, सबसे इसका लास्ट लाइन आइए, लिखा है और सूत्री विभाजन के अंत में गुण सूत्रों का केवल एक सेट प्रत्येक युग्मक से निगमित करता है, लिखा है। देखिए लाइन, लास्ट लाइन पढ़िए, और सूत्री विभाजन के अंत में गुण सूत्रों का केवल एक सेट प्रत्येक युग्मक से निगमित करता है। समझ में आया? तो क्वेश्चन कभी कभी आता है कि और सूत्री विभाजन के अंत में गुण सूत्र की कितनी सेट जो होता है निगमित होता है, तो डायरेक्ट आंसर में लिखिएगा ओनली 1। कितना? केवल एक। इंग्लिश में ऊपर दिया हुआ है एट द एंड ऑफ meiosis ओनली वन सेट ऑफ क्रोमोसोम्स गेट इनकॉर्पोरेटेड इनटू ईच गैमेट। मतलब प्रत्येक गैमेट में कितना सेट होता है? तो सिर्फ एक, अंत अवस्था में। कोई दिक्कत? अंडरलाइन करिए उसको फटाक से। इसके बाद आगे आइए, अगला आइए पॉइंट 1. माने पेज, नेक्स्ट पेज में आपको 1.2.2 फर्टिलाइजेशन। ठीक है, फर्टिलाइजेशन, इसमें आप आइए, एक पॉइंट दिया है साइनगैमी और जाइगोट, मतलब निषेचन के जस्ट पहले लाइन, इसमें लगभग आप आइए ना,
नीचे से नीचे से 1 नंबर, हाँ माने निषेचन के जस्ट नीचे माने दूसरी लाइन में देखिए लिखा है, माने पढ़िए एक लाइन से दूसरी लाइन में, यह प्रक्रिया युग्मक संलयन कहलाती है। इसको पढ़िए, लैंगिक जनन की सर्वाधिक महत्वपूर्ण एवं रोमांचक घटना संभवतः युग्मन यह प्रक्रिया युग्मक है। यह प्रक्रिया युग्मक संलयन माने साइनोगैमी कहलाती है, जिसके परिणाम स्वरूप द्विगुणित युग्मक जाइगोट का निर्माण होता है। इस प्रक्रिया के लिए निषेचन का बहुधा प्रयोग किया जाता है। ध्यान दीजिए, यहाँ पे क्वेश्चन कैसे पूछेगा, युग्मक संलयन क्या है, ठीक है। युग्मक संलयन को अंडरलाइन करिए, युग्मक संलयन क्या है, मतलब अक्सर क्वेश्चन पूछता है साइनगैमी, अक्सर क्वेश्चन पूछता है साइनगैमी, मतलब युग्मक संलयन क्या है, ठीक है। दूसरा क्वेश्चन हमेशा पूछता है, जिसको क्वेश्चन बुक नहीं है स्टार देके फटाफट कॉपी में लिखते जाइएगा और किसी का बुक मांग के उस क्वेश्चन को कंप्लीट करिएगा। हम टेस्ट में भी क्वेश्चन देंगे, ठीक है। दूसरा क्वेश्चन अक्सर पूछता है कि द्विगुणित युग्मक का निर्माण किससे होता है, चाहे किसके परिणाम स्वरूप होता है, तो किसके परिणाम स्वरूप, साइनगैमी के परिणाम स्वरूप निर्माण होता है। कौन सी का, द्विगुणित युग्मन का। तो स्टार देके आप लोग जिसके पास बुक नहीं है लिख लीजिए कि द्विगुणित युग्मन का निर्माण किसके परिणाम स्वरूप होता है, चाहे किसके कारण होता है, ठीक है। आंसर आप लोग के सामने बुक में, कोई दिक्कत बबुआ, गेस नहीं करा रहे हैं, समझ रहे हैं। इसमें जितना हम कॉपी में लिखाए हैं ना, जितना आज बता रहे हैं, इसमें से छोड़ के इसके अलावा एक भी क्वेश्चन एग्जाम में नहीं आएगा। माने जो हम बुक में अभी बता दे रहे हैं और जो कॉपी में लिखा दिए हैं, इसके अलावा एक भी क्वेश्चन नहीं आएगा। बात समझ रहे हैं, बस बबुआ कौन कर दीजिए, ये भी कहानी थोड़ी। इसके बाद